वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए आज हम लोग जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्री परीक्षा 2008 का जो है कृषि का पेपर देखेंगे। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। ठीक है, यूपीपीएससी आयोग के द्वारा 2008 में कराया गया था। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, देखिए आप लोगों को 1 तारीख को पेपर है। ठीक है, तो इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका कोई भी मटेरियल यहाँ पर छूटने नहीं देंगे। ठीक है क्वेश्चन। तो चलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जूम कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ठीक है, पहला क्वेश्चन है मक्के की अंतःप्रजात वंशक्रम के अनुरक्षण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है। तो मक्के में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ऑप्शन है स्वपरागण, परपरागण या फिर सहोदय या फिर सिप परागण या फिर लास्ट ऑप्शन क्या है, कली परागण। तो देखिए मक्के में जो है सिप परागण जो है ये अपनाया जाता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को और ज़्यादा पढ़ना हो तो इसको आप लोग वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, समान हाइब्रिड वाले पौधों को इसमें क्रॉस करवाया जाता है तो उसको सिप परागण बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्परिवर्तन प्रजनन की विधि। ठीक है, पारंपरिक प्रजनन की विधियों की पूरक है, प्रतिस्थापक है, वैकल्पिक है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए ये जो उत्परिवर्तन है इसका मीनिंग क्या होता है? म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो ये किसका है? तो ये जो परंपरागत विधियाँ होती हैं उनका ऑप्शन है पूरक, प्रतिस्थापक विकल्प है या फिर ये तो देखिए उनका पूरक होगा। ठीक है, प्रतिस्थापक नहीं होगा। प्रतिस्थापक मतलब हो जाएगा कि अब परंपरागत विधियाँ समाप्त हो गई हैं, अब सब यूज मतलब म्यूटेशन से ही हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। तो उसको प्रतिस्थापित नहीं किया गया है, परंपरागत विधियाँ भी जारी हैं और जो है म्यूटेशन की विधि भी अपनाई जा रही है। तो ये पूरक विधि है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर कौन कौन से उससे प्रजातियाँ डेवलप हुई हैं अभी तक आप लोग ये दे सकते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग से। गेहूँ की सरबती सोनारा, पूसा लरमा है। ठीक है, धान की जगन्नाथ हाइब्रिड म्यूटेंट 95। ठीक है, जौ की आरबीडी और मूंगफली की विक्रम है। ठीक है, मेन आप लोग देख लीजिए जो कि याद हो सकें। नेक्स्ट है संश्लेषित प्रजातियों को तैयार करने के लिए अंतः प्रजात वंशक्रमों का उचित संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 2 से 3, 5 से 6, 8 से 10 या फिर 10 से 12। तो देखिए सब 5 से 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। बढ़ते नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कोशिका में जो है, नेक्स्ट है कोशिका में डीएनए स्थानांतरण करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? ऑप्शन है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियन या फिर क्लोरोबियम या फिर राइजोबियम या फिर साइनोबैक्टीरियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस। ठीक है, यही जो है डीएनए को जो है कोशिका में स्थानांतरित करता है, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट। भारत जो है उत्तरी भारत में धान की प्रथम संकर प्रजाति का विकास हुआ था तो कहाँ हुआ था? तो देखिए पंतनगर जो विश्वविद्यालय था, पंतनगर में जो पहला विश्वविद्यालय खुला था 1960 में, तो यहीं पर धान की जो है प्रथम संकर प्रजाति विकसित की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है फ्लोडी रोग का वाहक कौन है? फ्लोडी रोग, तो ऑप्शन है माइट, जेसिड, सफ़ेद मक्खी या फिर क्या है, थ्रिप्स। तो फ्लोडी रोग का कौन सा होता है? तो जेसिड होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, फ्लोडी रोग देख लीजिए किस में होता है? फाइलोडी रोग, तो ये तिल में होता है। ठीक है, तो तिल में ये इसका वाहक कौन सा होता है? माइक्रो। जब ये जेसिड नामक कीट जब तिल में अपना मतलब तिल को जब बाइट करता है तो उसमें माइकोप्लाज्मा उसके मतलब शरीर में माइकोप्लाज्मा चला जाता है। फिर उसके पश्चात जब ये दूसरे फल को बाइट करता है या फिर रस चूसता है तो उसका जो माइकोप्लाज्मा है तो दूसरे फल के अंदर चला जाता है, इससे जो है वो फल भी प्रदूषित हो जाता है। बढ़ते नेक्स्ट है। देखिए पेट्रोबिया लेटेंस क्या है? तो ऑप्शन है पेट्रोबिया लेटेंस क्या है? ये देखिए ब्राउन व्हीट माइट्स, सिट्रस माइट्स, गन्ने का माइट्स या फिर मैंगो मोल्फॉर्मेशन माइट्स। तो मैंगो माल्फेशन माइट्स, ये देखिए इसका ये जो है गेहूँ में पाया जाता है ये वाला, तो ब्राउन व्हीट माइट्स हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों के लिए गेहूँ में पेट्रोबिया लेटेंस पाया जाता है। ठीक है, ये वैज्ञानिक नाम है और ये गेहूँ के माइट्स हैं। गेहूँ का माइट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेट्रोबिया लेटेंस। धान के माइट्स का ओलिकोनिकस ओराइजी। तो देखिए ओराइजी ये धान के लिए यूज होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। इसी तरह गन्ना का इंडिकस, ये भी ओलिकोनिकस इंडिकस है। ठीक है, अरायर के लिए कजानी। ठीक है, एकरा कजानी। एकरा क्या होता है? एकरा जो जो ये माइट्स होते हैं इनको मारने के लिए जो मतलब जो विधि होती है उसको एक्रीसाइड बोलते हैं, इसीलिए इसमें एकरा कजानी बोलते हैं। ठीक है, अरायर का वैज्ञानिक नाम होता है कजन कजानी, तो इसीलिए इसका हो जाएगा ये एकरा कजानी। आम का ये नीचे लिखे हुए बाकी आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट है हॉपर बर्न। हॉपर बर्न प्रकट होता है किसमें? हॉपर बर्न। ऑप्शन है गेहूँ में,
गन्ने में, ज्वार में या फिर धान में, तो देखिए धान में प्रकट होता है हॉपर बर्न। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जब ये प्लांट जो है कीट जो है प्लांट का तने से या फिर पत्ती से जब रस चूस लेता है तो वो पीली हो जाती है, उसी को बोलते हैं हॉपर बर्न। ठीक है, नेक्स्ट है मुंडगो प्रतिरोधी है। तो ये मुंडगो किसकी, ये धान की फसल है, तो ये किसकी प्रतिरोधी है, येलो मोजैक, फाइलोडी डिसीज, टुंगरो या फिर पीएचबी। तो ये देखिए पीएचबी की है। ठीक है, पीएचबी की राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मुंडरो जो है धान की जो है ब्राउन प्लांट हॉपर कीट होता है। ठीक है, उसी के प्रति प्रतिरोधी है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट है मैटियोला डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। तो ये मैटियोला डिस्ट्रिक्ट में कितने होते हैं, 4 बायोटाइप्स या फिर 6 बायोटाइप्स या फिर 8 बायोटाइप्स या फिर 10 बायोटाइप्स। तो इसमें देखिए 8 बायोटाइप्स होते हैं, इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्राइकोकार्ड में क्या होता है, तो ट्राइकोकार्ड ऑप्शन है प्रीडेटर, पैरासिटायर या फिर माइक्रोब्स या फिर एपियन सूत्रक। तो इसमें ट्राइकोकार्ड्स में क्या होता है, तो पैरासिटॉइड होता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट है जैविक नियंत्रण का जो प्रोजेक्ट निर्देशालय पूछा गया यहाँ पर, जैविक नियंत्रण हेतु प्रोजेक्ट निर्देशालय, प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो कहाँ है, हैदराबाद, कोयम्बटूर, बेंगलुरु या फिर त्रिवेंद्रम। तो ये देखिए बेंगलुरु में। ठीक है, कोयम्बटूर में क्या है, तो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है, गन्ना प्रजनन अनुसंधान। और हैदराबाद में क्या है, हैदराबाद में जो फार्म मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है यहाँ पर। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है फल मक्खी अंडे देती है। तो ये फ्रूट फ्लाई के बारे में पूछा गया यहाँ पर। फ्रूट फ्लाई अंडे कहाँ पे देती है, ऑप्शन है पत्ती के निचली सतह पर, मृदा पर या फिर फलों के मुलायम सतह पर छिद्र बनाकर या फिर फलों के ऊपरी सतह पर। तो देखिए फलों के मुलायम सतह पर छिद्र बनाकर ये अंडे देती है। जैसे जो वो अमरूद या सेब वगैरह होते हैं जो मुलायम फल होते हैं उनमें ये। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है टमाटर, बैगन, अमरूद, जितने भी पपीता, इन सबको नुकसान पहुँचाती है ये प्रजाति। बढ़ते नेक्स्ट देखिए हॉपर एक भाग है। तो किसका है हॉपर एक, तो लिखा है नेक सेक स्पेयर का या फिर हैंड रोटेटरी डस्टर्ड का या फिर पावर स्पेयर्ड का या फिर साइनो गैस पंप का। तो देखिए ये हैंड रोटेटरी डस्टर्ड का होता है। ठीक है, ये भाग होता है हॉपर। इसके द्वारा जो डस्टर्ड जो धूल में मिलाकर जो कीटनाशी डाले जाते हैं या फिर कहें जो उर्वरक डाले जाते हैं, सॉरी इसमें कीटनाशक ही डाले जाते हैं, तो उसके लिए हॉपर यूज होता है वर्ड। हॉपर उसका एक भाग होता है जो देख लीजिए यहाँ पर ये लिखा है हैंड रोटेटरी डस्टर के 4 भाग होते हैं हॉपर, इसको कंटेनर भी बोलते हैं। ठीक है, गियर बॉक्स, ब्लोअर और डिस्चार्ज सिस्टम। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लागत को अवसर लागत भी कहा जाता है। अवसर लागत मतलब देखिए अवसर लागत मतलब हो गया कि अगर कोई किसान मतलब एक खेत मान लो अगर वो गेहूँ उगाना चाहता है और फिर अगर साथ ही साथ अगर उसको सरसों उगाने का विकल्प मिल रहा है, अगर उसको लगता है कि गेहूँ उपज में कम लागत मतलब लागत ज़्यादा होगी और लाभ कम होगा, और अगर उसको लग रहा है कि सरसों में लागत कम होगी और लाभ अधिक होगा, यानी कि ओवरऑल अगर लाभ उसको सरसों में अधिक हो रहा है तो वो जो है गन्ने में निवेश न करके सरसों की खेती करेगा, तो उसी को अवसर लागत बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर देखिए नियत लागत, प्रवर्ती लागत, मुद्रा लागत या फिर वैकल्पिक लागत। तो ये इसका क्या हो जाएगा, वैकल्पिक लागत। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर ये अवसर लागत को प्रतिस्थापन लागत भी बोलते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कॉस्ट, यानी कि उसने गन्ने के धान अभी हमने उदाहरण क्या दिया कि गेहूं के खेत से वो डिस्प्लेसमेंट करके कहाँ पे कॉस्ट लगाएगा, सरसों के खेत में। ठीक है, तो इसी को अल्टरनेटिव कॉस्ट भी को बोलते हैं, सोशल कॉस्ट भी बोलते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कृषि लागत और मूल आयोग किसका निर्धारण करता है। तो देखिए कृषि लागत मूल्य आयोग, ऑप्शन है थोक मूल्य, फुटकर मूल्य, समर्थन मूल्य या फिर उपयोग में से कोई नहीं। तो देखिए एमएसपी का निर्धारण करता है। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो समर्थन मूल्य हो जाएगा इसका राइट आंसर सी। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में की गई थी। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, कृषि लागत मूल्य आयोग की स्थापना 1964 में हुई थी। बढ़ते नेक्स्ट, गेहूँ के बुआई के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए। ऑप्शन है 15 से 17, 20 से 22, 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 28 से 30। तो ये देखिए 20 से 22 होना चाहिए बुआई के टाइम। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु की अधिकतम मांग को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। तो ऑप्शन है सप्लाई, प्राइस, स्टोरेज या फिर क्वालिटी। तो देखिए मांग को, जो भी वस्तु की मांग को सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ प्रभावित करती है, तो प्राइस करती है। जैसे प्राइस गिरेगा वस्तु की मांग बढ़ जाती है। ये आप लोग याद रखिएगा कि जो भी कृषिगत वस्तुएं होती हैं उनमें ज़्यादा लोच नहीं होती, यानी कि अगर उनकी प्राइस गिरती भी है तो लोग ज़्यादा उनको, ये ऐसा नहीं होता कि प्राइस गिरने पर उनको ज़्यादा खरीदने लगेंगे। मान लीजिए अगर किसी घर में पालक यूज होती है, अगर 5 लोग हैं और 1 kg पालक लगता है, तो ऐसा नहीं है कि अगर पालक का मूल्य पहले 20 रुपये था तो 1 kg लग रहा है, अगर 10 रुपये हो जाएगा तो वो 2 kg खाने के लिए ले जाएगा, ऐसा नहीं
वो ले 1 ही kg जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि उसमें लोच कम होती है। अगर वस्तु की मांग भी, प्राइस भी गिर गया फिर भी लोच कम है, यानी कि प्राइस गिर गया है फिर भी उसकी जो है मांग नहीं बढ़ी उतनी, ठीक है। और जो विलासितापूर्ण वस्तुएं होती हैं जैसे फ्रिज वगैरह, टीवी वगैरह, तो इनमें सब में, गाड़ी बाइक वगैरह, तो इनमें सब में क्या होता है, जैसे ही प्राइस थोड़ा भी गिरती है तो इन सब की डिमांड बढ़ जाती है, तो उसको लोचपूर्ण मांग बोलते हैं। और कृषिगत वस्तुओं को लोचहीन मांग बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी खेती की प्रणाली नहीं है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सिस्टम ऑफ फार्मिंग। तो देखिए ऑप्शन है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, क्रॉपिंग फार्मिंग, सॉरी डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग या फिर स्टेट फार्मिंग। तो देखिए ये जो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग है ये सिस्टम ऑफ फार्मिंग नहीं है, ये जो है टाइप ऑफ फार्मिंग है। इसको आप लोग याद रखिएगा। टाइप ऑफ फार्मिंग 5 प्रकार के होती हैं। कौन कौन से, डाइवर्सिफाइड, स्पेशलिस्ट, मिक्स्ड और रेंच, और ये देखिए यहाँ पर लिखा है रेंच और ड्राई, ठीक है। स्पेशलिस्ट, डाइवर्सिफाई, मिक्स्ड, ड्राई एंड रेंचिंग। तो ये क्या हो गया, ये जो है टाइप ऑफ फार्मिंग है। देखिए यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ फार्मिंग है, ठीक है। और ये सिस्टम ऑफ फार्मिंग, ये देखिए ये सब क्या है, सिस्टम ऑफ फार्मिंग, सामूहिक खेती, ठीक है, ये वगैरह राज्य खेती जितने भी करवाई जाती हैं। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, मांग की लोच का संबंध क्या है। मांग की लोच का संबंध क्या है कि आय और मांग के बीच में, या फिर मूल्य और मांग के बीच में, या फिर स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य और मांग के बीच में, या फिर उपयोगिता और मांग के बीच में। तो ये मूल्य और मांग के बीच में होता है लोच संबंध, ठीक है। कि मतलब जैसे ही मूल्य घटेगा तो मांग बढ़ जाएगी, ठीक। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाजार में निम्नलिखित विकसित रूप में कौन भौगोलिक दृष्टि के अनुसार नहीं है। तो बाजार का निम्नलिखित विकसित रूप कौन सा, मतलब भौगोलिक कारण के नहीं होता है, भौगोलिक दृष्टि के अनुसार नहीं होता, ये यहाँ पे देखना है। तो व्यापारिक बाजार, व्यापारिक बाजार, स्थानीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार या फिर विशिष्ट बाजार। तो देखिए विशिष्ट बाजार जो है इसका भौगोलिक रूप से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। ये स्पेशलिस्ट बाजार वहाँ उन जगहों में लगती है जहाँ पर मतलब स्पेशलिस्ट, जैसे कुछ वस्तुएं ज़्यादा होती हैं तो उस चीज़ की स्पेशलिस्ट बाजार लग जाती है, ठीक है। मान लीजिए बिहार में लीची होती है ज़्यादा, तो वहाँ पर लीची के लिए स्पेशलिस्ट बाजार लग सकता है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। देखिए, नियंत्रण बाजार सुनिश्चित करता है उत्पादन मूल्य, उचित मूल्य, समर्थन मूल्य या फिर छाया मूल्य। तो नियंत्रण बाजार, रेगुलेटेड मार्केट तो रेगुलेट कौन करता है मार्केट को, राज्य सरकारें करती हैं, ठीक है। तो रेगुलेट बाजार में क्या निश्चित किया जाता है, तो उत्पादन मूल्य ये नहीं निश्चित होता है, ठीक है। उचित मूल्य ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फेयर प्राइस जो है रेगुलेटेड मार्केट या फिर राज्य द्वारा फेयर प्राइस जो है वस्तुओं का निश्चित कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आकस्मिक निदर्शन तकनीकी उपयोग में आती है प्राथमिक डेटा एकत्र करने में, सेकेंडरी डेटा एकत्र करने में, पूर्वानुमान में या फिर समय सीरीज डाटा एकत्र करने में। तो देखिए ये प्राथमिक डेटा एकत्र करने में आता है, ठीक है। आकस्मिक निदर्शन तकनीकी का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट देखिए, भारतवर्ष में गरीबी परिभाषित करने का आधार क्या है। आप लोग देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। यहाँ पर हम लास्ट तक आप लोगों के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे 2008 का टेस्ट सेट नंबर देख रहे हैं। अभी हम लोग 2009 का भी देखेंगे, फिर 10 का भी देखेंगे और 15 तक देख लेंगे लगातार। करीब 8 सेट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भारतवर्ष में गरीबी को परिभाषित करने का आधार क्या है। ऑप्शन है प्रति व्यक्ति कैलोरी, या फिर रोटी कपड़ा मकान की उपलब्धता, या फिर प्रति व्यक्ति आय, या फिर नेक्स्ट क्या है, प्रतिवर्ष आय अनाज की उपलब्धता। तो देखिए यहाँ पर प्रति व्यक्ति कैलोरी है यहाँ पर, ठीक है। कितनी कैलोरी है, तो 2400 कैलोरी जो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए और 2100 कैलोरी जो है शहरी क्षेत्र के लिए। इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर रंगराजन समिति द्वारा प्रति व्यक्ति आय को गरीबी का मानक माना गया था। उन्होंने 32 रुपये जो है ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में कितना, तो 47 रुपये निर्धारित की थी, ठीक है, रंगराजन समिति ने। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से संप्रेषण का तत्व नहीं है, कम्युनिकेशन का नहीं है। यहाँ पर पूछा गया कौन सा नहीं है, तो कम्युनिकेटर ये होता है, कम्युनिकेटर, ठीक है। मैसेंजर भी होता है, संदेशग्राही भी होता है, लेकिन एडवाइजर नहीं होता इसमें, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, गेहूँ उपज वृद्धि के मूल्यांकन का सर्वोत्तम सर्वेक्षण कौन सी पद्धति है। केंद्रीय समूह आंकड़े, सेकेंडरी आंकड़े, या फिर प्राथमिक आंकड़े, या फिर आकस्मिक आंकड़े। तो देखिए यहाँ पे केंद्रीय समूह आंकड़े हो जाएगा। गेहूं उपज वृद्धि का मूल्यांकन है तो सबसे उपयुक्त पद्धति यही है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट गरीब में सबसे गरीब का चुनाव। तो इसको किस स्कीम के तहत किया जाता है, जवाहर रोजगार योजना, प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रणाली, या फिर राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना, या फिर एकीकृत समन्वित ग्राम विकास परियोजना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। गरीबों में सबसे गरीब का चुनाव इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम
जो चलाया गया था, इसी का जो है टैग लाइन है। ये कब चलाई गई थी, ये यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, 2 अक्टूबर 1980 को ये चालू की गई थी योजना। योजना भी बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप लोग भूलिएगा नहीं। और जो जवाहर रोजगार योजना, ये कब 1989 में चालू हुई थी, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। एकीकृत ग्राम विकास योजना IRD, ये कब चालू हुई थी, 1978-79 में। बढ़ते नेक्स्ट। गोल मेज चर्चा क्या कहलाती है, ऑप्शन है सिंपोजियम, फोरम, पैनल या फिर वर्कशॉप। तो ये पैनल कहलाती है। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है, प्रसार शिक्षा का आधारभूत तत्व क्या है, ऑप्शन है मनुष्य स्वयं है, या फिर मनुष्य का पर्यावरण, या फिर मनुष्य निर्मित साधन, या फिर उपयोग सभी। तो प्रसार शिक्षा का जो आधारभूत तत्व क्या होगा, यहाँ पर ऑल ऑफ एबो हो जाएगा। ठीक है। यानी कि मनुष्य भी होना चाहिए, उसके अगल बगल का पर्यावरण भी, उसको भी मतलब जो वातावरण है वो भी जो है प्रशिक्षण के अनुकूल होना चाहिए, और उसके जो साधन होने चाहिए वो भी प्रशिक्षण के अनुकूल होंगे, तभी मनुष्य जो है अच्छे से सीख पाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, जिज्ञासु अधिकतम याद कर सकता है। जिज्ञासु मतलब लर्नर। ठीक है। तो अधिकतम याद कैसे कर सकता है, देख कर व सुनकर, केवल पढ़कर, या फिर जो सुनता है या फिर जो देखता है। देखिए जो केवल देख कर और सुनता है वो सबसे ज़्यादा कर सकता है, 90%। ठीक है, लर्नर। इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी है 83% यहाँ पर दिया होगा। ये देखिए 83% लिखा है, देखकर 83%, सुनकर 11%। ठीक है, सुनकर 3.5%, छूकर 1.5% और चक्कर 1%। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा देखकर और सुनकर करता है। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। TMV सिस्टम प्रसार और देख लीजिए यहाँ पर, प्रसार के प्रशिक्षण और संपर्क प्रणाली जो है सर्वप्रथम लागू की गई थी भारत में, इजराइल में, इराक में या फिर टर्की में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सर्वप्रथम इजराइल में लागू की गई थी। ठीक है, कब, 1973 में। इसी सब वर्ष फिर भारत में लागू की गई थी 1973 में। कहाँ, तो राजस्थान के नाहर क्षेत्र में और MP के क्षेत्र में लागू की गई थी। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। देखिए, गस्ती पत्र का उद्देश्य क्या है, ऑप्शन है ज्ञानवर्धन करना, सामयिक सूचना देना, मित्रता बढ़ाना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या होता है, टाइमली इन्फॉर्मेशन पहुंचाना होता है। इसका राइट आंसर B हो जाएगा। यानी कि जो भी जितने भी लोगों को एकत्रित करना होगा, सबको टाइमली इन्फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, अच्छी फसल उत्पादन हेतु भूमि का उपयुक्त pH कितना होना चाहिए, ऑप्शन है 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 या फिर 7 से 8। तो देखिए बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ये 6 से 7 होना चाहिए। ठीक है, pH। देखिए यहाँ पर इसका आंसर B दिया हुआ है, पर ये गलत है, B नहीं होगा, यहाँ पर C ही होगा। बढ़ते नेक्स्ट। देखिए, तत्व जो अम्लीय मृदाओं में पौधों के लिए प्रायः कम होता है। तो अम्लीय मृदाओं में कौन सा तत्व कम होता है, ऑप्शन है जिंक, मोलिब्डेनम, बोरान या फिर मैग्नीज। तो देखिए अम्लीय मृदाओं में सबसे कम कौन सा होता है, बताइए आप। इसमें होगा मोलिब्डेनम। ठीक है, अम्लीय मृदाओं के लिए मोलिब्डेनम। देखिए नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम सबकी कमी होती है, लेकिन आयरन और मैग्नीज की अधिकता होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा, मैग्नीज और आयरन की अधिकता होती है। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। अम्लीय मृदाओं में कौन सी मृदा की प्रमुखता, तो लेटेराइट मृदा, लाल मृदा, ये सारी अम्लीय मृदाएं होती हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मृदा में यूरिया का जल अपघटन को प्रभावित करता है कौन, ऑप्शन है निकिल, कोबाल्ट, आयरन या फिर मैग्नीज। तो इसमें कौन सा प्रभावित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा A, निकिल। तो निकिल क्या होता है, इसके उपस्थिति में जो है, एक सेकेंड, इसका राइट आंसर निकिल हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है पौधों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के लिए किया है, ऑप्शन है सिलिकॉन, सोडियम। ठीक है, निकिल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट अलॉन्ग द फ्लोइंग इज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए एसेंशियल में निकिल आता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। पहले एसेंशियल एलिमेंट 16 होते थे, लेकिन बाद में निकिल को भी शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार एसेंशियल एलिमेंट कितने हो गए, अब 17 हो गए। राइट आंसर इसका निकिल होगा। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, दलहनी फसलों की जो जड़ें होती हैं उनका गुलाबी रंग किससे संबंधित होता है, ऑप्शन है आयरन, मैग्नीज, जिंक या फिर कॉपर। तो ये आयरन से संबंधित होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इनका रंग किसके कारण होता है जो गुलाबी, तो वो लिक हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, जैसा कि पता होगा आप लोगों को पहले से ही। नेक्स्ट है, क्षारीय मृदा में जिप्सम की घुलनशीलता कितनी होती है, ऑप्शन है 0.5%, 2%, 4%, 8%, 0.5% होती है। ये आप लोग याद रखिएगा, जिप्सम की घुलनशीलता जो है क्षारीय मृदाओं में।
नेक्स्ट, धान के खेत में जो है नीम आच्छादित यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। तो किसके लिए यूरिया का उपयोग कर सकते हैं? ऑप्शन है लिंचिंग लॉस ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, वोलेटाइजेशन लॉस ऑफ नाइट्रोजन, या फिर डीनाइट्रिफिकेशन लॉस ऑफ नाइट्रोजन, या फिर रन ऑफ लॉस ऑफ नाइट्रोजन। तो इसको डीनाइट्रिफिकेशन लॉस ऑफ नाइट्रोजन के लिए किया जाता है, यानी कि जो विनाइट्रीकरण के द्वारा जो नाइट्रोजन का ह्रास होता है उसको रोकने के लिए जो है नीम आच्छादित यूरिया का यूज करते हैं धान के खेत में। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है और आज के लिए आखिरी है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अब हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। रॉक फॉरेस्ट का उपयोग उपयुक्त होता है तो लेटेराइट मृदा के लिए, कपास की मृदा के लिए, जलोढ़ मृदा के लिए, या फिर कैल्केरियस मृदा के लिए। तो देखिए रॉक फॉरेस्ट जो है अम्लीय मृदा के लिए सबसे बेहतर होता है यूज करने के लिए। तो यहाँ पे अम्लीय मृदा क्या है? तो लेटेराइट मृदा ही अम्लीय मृदा है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक क्षारीय उर्वरक है, ठीक। और रासायनिक दृष्टि से इसका क्या नाम है? तो ट्राई कैल्शियम फास्फेट नाम होता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग 40 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में देख लेंगे। यहाँ पर आप लोगों को टोटल 120 क्वेश्चन मिलेंगे, इनको हम 3 पार्ट में करवा देंगे, ठीक है, आपके लिए। देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन है? टोटल 120 है, ठीक। तो इनको हम लोग अगले पार्ट में आप लोगों के लिए करवा देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।